हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे और कम से कम बाहर जाइए और सेफ रहिए, ठीक है? क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो चलिए आज हमारा दूसरा चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा पार्ट हम शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड In addition to the making of the Constitution and enacting of ordinary laws, the Constituent Assembly also performed the following functions. सबसे पहले क्या हुआ था कि इंडिया का जो मेंबरशिप था कॉमनवेल्थ के अंदर उन्होंने वो रेटिफाइड कर लिया था और वो रेटिफाइड इन्होंने किया था मई 1949 में। तो ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के अंदर कि जो रेटिफाइड हुआ था इंडिया का मेंबरशिप कॉमनवेल्थ के अंदर वो हुआ था मई 1949 में। दूसरा है नेशनल फ्लैग का अडॉप्शन हुआ था 22 जुलाई 1947 में। तो हमारा जो प्यारा तिरंगा झंडा है वो अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 में। नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 में, जो हमारा नेशनल एंथम है, ठीक है? तो नेशनल एंथम क्या है? हमारा जनगण मन जो है हमारा, वो हमारा नेशनल एंथम है जो कि अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 में। उसके साथ ही इसी दिन ही नेशनल सॉन्ग जो हमारा है, यानी कि वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, उसको भी इसी दिन अडॉप्ट किया गया था, ठीक है? और साथ में एक जो हमारे पहले प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको इलेक्ट किया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू। और उनके लिए कोई अडल्ट फ्रेंचाइज वाला इलेक्शन नहीं हुआ था, उनको डायरेक्ट इलेक्ट किया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि उस टाइम पे उतना ज़्यादा हम लोगों का नॉलेज नहीं था और ना ही हमारे पास उतना ये अरेंजमेंट कराने का इलेक्शन के लिए उतना क्या बोलते हैं पैसा भी नहीं था और हमें पता भी नहीं था। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया कि डायरेक्ट ही हमारे प्रेसिडेंट जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनको इलेक्ट कर लिया था, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 11 सेशन ओवर 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। देखिए असेंबली के पूरे सेशन जो थे वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन उसको पूरा लगा था, जो कि अपने आप में एक बहुत लंबा टाइम है, ठीक है? तो यहाँ पे ना बहुत सारे जो हमारे थिंकर हैं ना, उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया है कि भाई बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लिया आप लोगों ने। लेकिन उस टाइम के हिसाब से और हमारी सिचुएशन को देखते हुए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि भले ही टाइम टेकिंग हो, लेकिन जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो अच्छा होना चाहिए और लोगों के हित में होना चाहिए। तो इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो उन्होंने सोचा कि चलो अभी इसको बनाने के लिए ना पहले एक थोड़ा सा टूर कर लेते हैं आसपास की कंट्रीज़ में, जो अच्छी कंट्रीज़ हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशन एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से इन्होंने बनाया है। तो उस हिसाब से फिर धीरे धीरे जो कॉन्स्टिट्यूशन थे अदर कंट्रीज़ के वो डिटेल्स में रीड किए गए और 60 कंट्रीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमने देखा, उसको डिटेल में स्टडी किया, एनालाइज किया और उस हिसाब से फिर हमने अपने हिसाब से अपनी कंट्री के हिसाब की सिचुएशन को देखते हुए उसको मॉडिफाइड करके हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तैयार किया, ठीक है? तो जो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो लगा था उस टाइम पे वो लगा था 64 लाख, जो कि अपने आप में उस टाइम के हिसाब से एक बहुत बड़ा अमाउंट है, ओके? और ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको जो टोटल डेज लगा था वो 114 डेज लगा था। तो इस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो तैयार किया गया था। ऑन जनवरी 24, 1950 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सेशन हुए थे उसका जो फाइनल सेशन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 में हुआ था, लेकिन it did not end and continued as the Provisional Parliament of India from 26 January 1950 till the formation of new parliament after the general election in 1951-52। तो देखिए
उस टाइम पे क्या होता है ना, उस टाइम के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको एक मतलब इस तरीके से बनाया गया था कि भाई हमारे पास अभी दो प्रॉपर काम किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ठीक है। तो क्या काम किया था, वो एक जो उसमें से मेन काम था वो था एक प्रोविजनल पार्लियामेंट के तरीके से काम करने का था, ठीक है। क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे पार्लियामेंट तो थी नहीं, तो हमें उस हिसाब से काम भी करना था, कोई रिस्पॉन्सिबल हमारे पास असेंबली होनी भी चाहिए थी। तो उस हिसाब से इन्होंने तब तक काम किया जब तक हमारे पास एक प्रॉपर पार्लियामेंट का जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो गया। और वो हुआ था हमारा जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हो गया था 1951-52 में, उसके बाद ये एंड हो गया था इसका और प्रॉपर हमारी पार्लियामेंट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि भाई कौन कौन सी कमेटी बनी थी और किस तरीके से कमिटीज़ ने अपना काम किया था। तो कमिटीज़ ने ना, जो जैसे मान लीजिए छोटे छोटे डिफरेंट टास्क होते हैं किसी भी स्टेट को चलाने के लिए, जब हमें कोई काम करना होता है, जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर हो गया, फॉरेन के काम, फॉरेन जो रिलेशन है उनको डील करने के लिए, ठीक है। तो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गया, रेलवे हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंट टास्क को डिफरेंट कमेटी को दे दिया गया और वहाँ पे काम शुरू किया गया। तो इस हिसाब से उस टाइम पे 8 मेजर कमेटी थी और बाकी जो थी वो माइनर कमेटी थी। तो हम एक बार मेजर कमेटी देख लेते हैं कि कौन कौन सी मेजर कमेटी थी, और ये कमेटी जो थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी थी। तो ये याद रखिएगा जो भी हेड कर रहा है इसको, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। जो स्टेट पीसीएस होता है और जो बैंकिंग वगैरह के जो छोटे छोटे पेपर होते हैं ना, उसमें पूछ लिया जाता है। तो पहला है यूनियन पावर कमेटी, उसको हेड कौन कर रहा था, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जवाहरलाल नेहरू उसको हेड कर रहे थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल कर रहे थे। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए सरदार, अभी है ना हम लोगों को दिमाग में आता है कि सरदार पटेल ने तो इंटीग्रेशन का काम किया था, स्टेट इंटीग्रेशन का काम है ना, कि सब जो स्टेट को एक साथ लेकर आए थे और फिर हम लोग मतलब एक हो गए थे। लेकिन वो उसके हेड नहीं थे, जो इंटीग्रेशन का काम हुआ था उसके वो हेड नहीं थे, बस मेंबर थे। तो हेड थे वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के। उसी हिसाब से डॉक्टर BR अम्बेडकर का अगर हम देखते हैं कि माइनॉरिटी कमेटी का मतलब इन्होंने काम किया था माइनॉरिटीज़ के लिए, और बहुत मतलब वो उसके हेड होंगे, लेकिन वो माइनॉरिटी कमेटी के हेड नहीं थे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे और माइनॉरिटी कमेटी के वो बस एक मेंबर थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। ये इस कमेटी के जो हेड थे वो थे सरदार पटेल। देखिए यहाँ पे देखिए, फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज जो थे उसके जो हेड थे वो थे सरदार पटेल। उसके बाद आता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे देखिए स्टेट कमेटी जो थी, जो नेगोशिएशन हुआ था स्टेट के साथ में, उसमें रोल तो बहुत अच्छा सरदार पटेल जी ने निभाया था, लेकिन उसके जो हेड थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। स्टेयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो कमेटी है ना, 8 मेजर कमेटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। इसमें से पूछा भी गया है एक बार। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, और स्टेयरिंग कमेटी का भी एक बार पूछा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अब आ जाते हैं माइनर कमेटी पे। माइनर कमेटी जो है वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार इसको याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। हम बस एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल कमेटी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। हाउस कमेटी B पत्ताबी सीतारामैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी डॉक्टर KM मुंशी। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली GV मावलंकर। एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट V वरदाचारी। नॉट एन असेंबली मेंबर, ये असेंबली मेंबर नहीं थे, लेकिन ये जो कमेटी है एडहॉक कमेटी सुप्रीम कोर्ट पर,
इसके जो थे वो हेड थे। कमिटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंस बी पत्ताबी सितारामैया, एक्सपर्ट कमिटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन नलिनी रंजन सरकार। ये भी देखिए असेंबली की मेंबर नहीं थी, लेकिन जो ये इनकी जो कमेटी थी इनकी ये हेड थी। तो ये कुछ चीज़ें थोड़ी सी मतलब याद रखना है तो रख सकते हैं, वैसे कभी पूछा नहीं गया है। लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमिटी SK दार, नोट एन असेंबली मेंबर। स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू प्रेस गैलरी कमिटी उषा नाथ सेन। एडहॉक कमिटी ऑन सिटीजनशिप S वरादाचारी। ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो है मेंबर नहीं थे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपनी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कमेटी के ऊपर जो कि है ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हमें पता है कि चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है, और जो ये कमेटी थी वो सेटअप हुई थी 29 अगस्त 1947 में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, और इसके जो मेंबर थे वो थे 7 मेंबर। पहले ऑब्वियसली हमें पता है कि चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। दूसरे N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवा राव। ही रिप्लेस्ड BL मित्तर हु रिसाइन ड्यू टू इल हेल्थ। देखिए जो BL मित्तर, यहाँ पे माधवा राव की जगह पे पहले BL मित्तर थे, तो जब वो बीमार रहने लगे तो उनकी जगह पे माधवा राव जी आ गए थे। ठीक है, TT कृष्णामाचारी, ही रिप्लेस्ड DP खेतान हु डाइड इन 1948। तो देखिए बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल चल रहा था, तो काफ़ी एज्ड हो गए थे, कुछ लोगों की मतलब तबीयत खराब हो गई थी, तो उस हिसाब से कुछ लोगों जो थे उनकी डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे उनको रिप्लेस किया गया। अच्छा, अभी एक चीज़ देखना, जो TT कृष्णामाचारी है वो आप VT कृष्णामाचारी के साथ में ना कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। तो कभी कभी पूछ सकते हैं ना कि वाइस प्रेसिडेंट जो थे हमारे वो VT कृष्णामाचारी और TT कृष्णामाचारी, तो आप लोग तो कृष्णामाचारी के साथ में सोचोगे कि हम धूम मचा देंगे, लेकिन धूम मचेगी नहीं, क्योंकि वो VT थे और ये TT हैं, तो इनके साथ में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रपोजल ऑफ द वेरियस कमिटी प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश्ड इन February 1948। तो जो ये कमेटी है इनका जो पहला ड्राफ्ट जो प्रिपेयर हुआ था वो पहला प्रिपेयर हुआ था और पब्लिश हुआ था February 1948 में। द पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन 8 मंथ टू डिस्कस द ड्राफ्ट एंड प्रपोज अमेंडमेंट। कि भाई जितने भी तुमको कुछ भी सजेस्ट करना है, कुछ भी आपकी शिकायत है, तो वो आप हम लोगों को बताइए, हम उस चीज़ को अमेंड करेंगे। कुछ भी आपको सजेस्ट करना है वो भी आप हमें बताइए, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों के लिए ही बन रहा था ना ये, तो लोगों का तो राय जाननी बहुत ज़रूरी है। In the light of the public comment, criticism and suggestion, the drafting committee prepared a second draft। इसका जो सेकेंड ड्राफ्ट बना था वो बना था अक्टूबर 1948 में। ठीक है, तो पहला ड्राफ्ट बना फरवरी में, सेकेंड ड्राफ्ट बना हमारा अक्टूबर में 1948 में ही। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमिटी टुक लेस देन 6 मंथ टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट। इन ऑल इट सेट ओनली फॉर 141 डेज। ठीक है, तो देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए 114 डेज लगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए 141 डेज लगा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया है, कैसे किस तरीके से उस पर काम किया गया है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो असेंबली में इंट्रोड्यूस करवाया 4 नवंबर 1948 को। ये पहली रीडिंग थी। ठीक है, खूब यहाँ पे बहस हुई है असेंबली के अंदर 5 दिन के लिए, और उसके बाद इसकी सेकंड रीडिंग हुई है। सेकंड रीडिंग स्टार्ट हुई 15 नवंबर 1948 में और एंड हुआ है उसका अक्टूबर 17, 1949 में। ठीक है, काफ़ी लंबा टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम लोगों को ये करना ही था। तो ड्यूरिंग दिस डे यहाँ पे 7,653 अमेंडमेंट प्रपोज्ड हुए हैं, 2,473 एक्चुअली डिस्कस किए गए थे असेंबली के अंदर।
ठीक है। तो पहली रीडिंग हुई 4 नवंबर 1948 को, दूसरी रीडिंग हुई है स्टार्ट हुई है 15 नवंबर 1948 से और एंड हो गई है 17 अक्टूबर 1949 में। उसके बाद थर्ड और आई थिंक फाइनल जो रीडिंग हुई है वो हुई है 14 नवंबर 1949 में। Dr. B.R. Ambedkar moved a motion, Constitution as settled by the Assembly be passed on 26 नवंबर 1949 में। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो पास हो गया था, ठीक है। तो जो अब ये ना याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 में। यहाँ पे जो है हमारा अडॉप्ट हुआ, इनेक्ट हुआ और gave themselves this constitution with 395 articles, contained a preamble and 8 schedules। इसके साथ में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया, ठीक है। जो हमारे B.R. अम्बेडकर थे वो उस टाइम पे लॉ मिनिस्टर थे और इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको मॉडर्न मनु के नाम से भी जाना जाता है, तो ये याद रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा गया है कि मॉडर्न मनु मतलब किसको मॉडर्न मनु का नाम दिया गया है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मॉडर्न मनु के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बहुत सारे प्रोविज़न, अभी हमारे पास जितने भी हमारे प्रोविज़न है ना, जितने भी आर्टिकल है वो ऑल ऑफ सडन सारे आर्टिकल एक साथ नहीं आए थे, धीरे धीरे अमेंड करके उनको बढ़ाया गया है। लेकिन जो ऑल ऑफ मतलब जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो आया उसी हिसाब से हमारे वो जो आर्टिकल थे वो भी फोर्स में मतलब अपने आप ही आ गए थे। और वो आर्टिकल कौन कौन से थे, वो आर्टिकल थे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393 जो कि फोर्स में आए ऑन 26 नवंबर 1949 इटसेल्फ। उसी टाइम पे ये फोर्स में आ गए थे, ठीक है। बाकी ये जो हमारा इस दिन को मतलब हमने 26 जनवरी को ही और 1950 को ही ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आया। और ऐसा क्या रीज़न था कि हमने इसी डेट को इसको मतलब फोर्स में हम इसको लेकर आए, उसके पीछे रीज़न ये था, क्योंकि एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस था। और 1930 में लाहौर सेशन में दिसंबर 1929 के टाइम पे जो INC थी उन्होंने पूर्ण स्वराज डे का जो था वो सेलिब्रेट किया था। मतलब पूर्ण स्वराज जो था वो सेलिब्रेट हुआ था लाहौर सेशन के टाइम पे। ये रिजोल्यूशन जो है वो पास किया गया था कि भाई हम इसी दिन हमारा पूर्ण स्वराज डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो इसी वजह से हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम 26 जनवरी 1950 को ही फोर्स में लेकर आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि और ये पूछा भी गया है एग्ज़ाम के टाइम पे। एक यूपी रिव्यू ऑफिसर का एक एग्ज़ाम था, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि लाहौर सेशन के टाइम लाहौर सेशन जो है वो कब हुआ था और इस दिन को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन को हम सेलिब्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि हमने ये जो रिजोल्यूशन था वो पास किया था कि हम पूर्ण स्वराज डे जो है वो इसी दिन मनाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे करते हैं एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द कांग्रेस। While election to the Constituent Assembly were still in progress, on 8 July 1946, the Congress Party appointed an expert committee for the purpose of preparing material for the Constituent Assembly. It consisted the following member: जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो चेयरमैन थे, MS अली, KM मुंशी, गोपालस्वामी अय्यर, KT शाह, गडगिल, हुमायूं कबीर, के संथानम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये बस एक एक्सपर्ट कमेटी थी, ये उतनी खास मतलब इम्पॉर्टेंट है नहीं, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। तो आगे कर लेते हैं, अभी क्रिटिसिज्म पे बात कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों ने ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसाइज भी किया है। ऐसा नहीं है कि देखिए जहाँ जहाँ अच्छी चीज़ें होती है वहाँ पे उसका क्रिटिसाइज भी होता ही है, तो दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहती हैं।
तो और वो बैलेंस भी बनाती है समहाउ कहीं ना कहीं। तो हम उससे अपना देख सकते हैं कि हमारी क्या फॉल्ट थी। तो हम देख लेते हैं कि इसका क्रिटिसिज्म क्या है। फर्स्ट है नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि आर्ग्यू करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है हमारी वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, एज इट्स मेंबर वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि भाई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ और लोगों ने मतलब जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे उसको डायरेक्टली जो है वो चूज़ नहीं किया। लेकिन उस टाइम के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि हम लोग इलेक्शन कराने के लिए सक्षम थे, है ना। तो जाहिर सी बात है हम लोगों को अपना काम भी, उस टाइम पे असेंबली ही नहीं बनी थी हमारी, तो असेंबली में डायरेक्ट कैसे इलेक्शन हो जाएगा उस टाइम के हिसाब से। आप खुद ही सोचिए, पैसा नहीं है आपके पास उतना सारा, आपके पास लोगों को अवेयर नहीं है लोग कि हमें इलेक्शन करना है, किस तरीके से करना है, क्या करना है। तो ये पॉसिबल उस टाइम पे नहीं था। तो हम अपना जो बेस्ट कर सकते थे हमने अपना बेस्ट किया। नेक्स्ट आ जाता है नॉट ए सॉवरन बॉडी। तो ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट ए सॉवरन बॉडी एज इट वाज क्रिएटेड बाय द प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्योंकि जाहिर सी बात है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमने आई थी फोर्स में वो कैबिनेट मिशन के थ्रू आई थी, है ना। लेकिन ये बोल रहे कि सॉवरन नहीं थी। तो भाई तुम लोगों ने ही तो हम लोगों को, तुम्हारे ही अंडर में तो ये उस टाइम पे हुआ ना। तो जाहिर सी बात है कि परमिशन तो तुम लोगों की ही थी, हम लोगों के पास तो उस टाइम पे पूरी पावर थी ही नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइम कंज्यूमिंग। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक अनड्यूली लॉन्ग टाइम टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। दे स्टेटेड, ये बोलते हैं कि बहुत लंबा टाइम लिया, है ना। लेकिन और भी बहुत सारी कंट्री थी जिन्होंने हम लोगों से भी ज़्यादा लंबा टाइम लिया है। ठीक है, तो हम लोगों उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि हमें अपने लोगों के लिए काम करना था। उस टाइम पे हम लोग बहुत एकदम डिवास्टेटेड स्टेट में थे जब अंग्रेज यहाँ से गए थे। तो जाहिर सी बात है हम लोग टाइम लेंगे ताकि हम लोगों को बाद में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग तो रहेगा। और आप लोगों को भी पता है कि जितना कोई भी काम जितना हम स्लो एंड स्टेडीली करेंगे वो उतना ही अच्छा रिजल्ट देता है ना। तो जाहिर सी बात है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखिए अब हमें कितने सारे राइट्स देता है, हमारे फंडामेंटल राइट है, DPSP है, कितने सारे हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा ही। नेक्स्ट कर लेते हैं डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस। तो ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस पार्टी। ग्रेविन ऑस्ट्रेल एक थिंकर हैं, ये बोलते हैं, एक एक्सपर्ट हैं एक्चुअली, सॉरी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, रिमार्क देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। तो उस टाइम पे कौन सी ऐसी पार्टी थी जो मतलब बहुत ही बड़े एक क्या बोलते हैं जो डोमिनेट कर सकती थी? कांग्रेस ही थी ना, एक ही पार्टी थी और कोई पार्टी आगे आ ही नहीं रही थी। और बाकी जो छोटी छोटी स्मॉल पार्टी थी उनको उस हिसाब से वो रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने हिसाब से। तो ऐसा कहना तो मुझे नहीं लगता कि सही होगा कि कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी, और कर भी रही थी तो हमारे पास उतनी बड़ी पार्टी नहीं थी कि भाई वो मतलब बराबर की टक्कर। धीरे धीरे फिर बाद में पार्टी जैसे अभी बीजेपी है वो अभी स्टार्ट मतलब इलेक्शन लड़ते हैं ना वो लोग, ऐसा तो नहीं है कि बस कांग्रेस ही डोमिनेट कर रही है। तो उस टाइम के हिसाब से कांग्रेस ही थी उस टाइम पे, और कोई पार्टी उतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभालने के लायक थी, और छोटी भी थी बहुत। लोग जानते नहीं थे, लोग उस टाइम पे ट्रस्ट करते थे कांग्रेस पे। ठीक है, लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, ये कुछ हद तक ठीक भी है क्योंकि जितने भी BR अम्बेडकर थे, नेहरू जी थे, ये सब लोगों को लॉ का बहुत अच्छे से नॉलेज था, और पॉलिटिशियन तो वो लोग थे ही उस टाइम पे। फिर तो ठीक है, ये पॉइंट जस्टिफाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा है। डोमिनेटेड बाय हिंदूज, ये बोलते हैं विंस्टन चर्चिल जी बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर तो हर टाइप का रिलीजन के लोग थे, हर कम्युनिटी के लोग थे ना।
हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, एंग्लो इंडियन भी थे, यूरोपियन भी थे, सब लोग थे वहाँ पे उस टाइम पे। अकेला हिंदुओं के हिसाब, हिंदू का डोमिनेशन नहीं था। हाँ, हिंदू मेजॉरिटी में थे, लेकिन डोमिनेशन हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी नॉर्मल अगर कहीं पे भी मुस्लिम अगर ज़्यादा मेजॉरिटी में है तो तुम ये बोल दोगे कि मुस्लिम ने डोमिनेट किया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे जो मेजॉरिटी होती है उसी हिसाब से फिर मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स भी उसी हिसाब से बन जाते हैं। और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो एकदम इक्वालिटी थी वहाँ पे उस टाइम पे, ठीक है। तो इसे ये सारी चीज़ें आप जस्टिफाई कर सकते हैं इस हिसाब से, और एग्ज़ाम में आप मतलब बैलेंस्ड वे में अपना आंसर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट कर लेते हैं, बस लास्ट ये एक टॉपिक है हमारा, ये है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, जिस तरीके से नेशनल सॉन्ग था, नेशनल एंथम हमने अडॉप्ट किया, उसी हिसाब से हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक सिंबल हमने अडॉप्ट किया था, वो था हमारा एलिफेंट, ठीक है। याद रखना ये, क्योंकि छोटे छोटे पेपर्स में ना पूछ लेते हैं कि जो हम ठप्पा लगाते हैं ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, सील लगाते हैं जो, वो है उसमें जो है ना वो एलिफेंट बना हुआ है, ठीक है। अगला बोलता है BN राव अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया भी है पेपर में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो एडवाइज़र थे वो कौन थे? BN राव थे, ठीक है। तो ये पूछा गया है, तो एडवाइज़र कौन थे? BN राव थे। नेक्स्ट है HVR अयंगर वाज द सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो अयंगर जी थे वो सेक्रेटरी थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। SN मुखर्जी जो थे वो चीफ ड्राफ्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद है प्रेम बिहारी नरेन राय ज़्यादा वाज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन। ये पूछ लेते हैं कि है ना हैंड रिटन जो था, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ओरिजिनली जो था वो हैंड रिटन था इन इटैलिक स्टाइल, तो वो किसने लिखा था, है ना? तो वो लिखा था प्रेम बिहारी नरेन रायजादा। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना, 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले के एक क्वेश्चन पेपर में, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ओरिजिनली जो हैंड रिटन था वो किसने लिखा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो था प्रेम बिहारी नरेन रायजादा। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं, ओरिजिनल वर्जन was beautified and decorated by artists from Shanti Niketan including Nand Lal Bose and ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। तो ये जो ओरिजिनल वर्जन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको डेकोरेट और ब्यूटीफाइड किया था इन लोगों ने। तो ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, याद रहे तो अच्छा ही है, क्या पता कहाँ पूछ ले, कोई भरोसा नहीं होता है ना। ब्योहर राम मनोहर सिन्हा illuminated, beautified, ornamented the original preamble calligraphed by Prem Bihari Naren Raizada. The calligraphy of Hindi version of the original constitution was done by Vasant Krishna Vaidya and elegantly decorated and illuminated by Nandlal Bose। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, ये बोलते हैं कि हिंदी टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है, जो हिंदी वर्जन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पहले जो था ये कैसे बना, ठीक है। ये प्रोविज़न बना था बाद में, पहले ये हिंदी में नहीं था। तो ये जो प्रोविज़न बना था वो बना था बाय 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987, ठीक है, ये याद रखना। आर्टिकल 394A और पार्ट 22, बस इसके अंदर यही इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब चीज़ें याद करने की नहीं है और इस पे ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट मत करिए आप। बस ये भी इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर बस इतना याद रखिएगा कि 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987 के अंडर में जो है वो हिंदी टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था और आर्टिकल 394A, ठीक है। तो चलिए जी, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है सेकंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो ख़त्म होता है और हम मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। कोई क्वेरी है या कुछ सजेशन है आपका तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगी। थैंक यू सो मच।